हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा वीडियो हिंदी पेडागोजी से है, यानी हिंदी शिक्षण शास्त्र से। इस वीडियो में हिंदी पेडागोजी के कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि सीटेड पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए चलिए देखिएगा सबसे पहला वाला क्वेश्चन। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन देखिए कि वाचिक अभिनय द्वारा शिक्षण का तात्पर्य है। अब वाचिक अभिनय द्वारा तो शिक्षण का क्या तात्पर्य है? तो पहला वाला ऑप्शन देखिए कि अध्यापक द्वारा नाटक का वाचन, यानी वाचिक अभिनय द्वारा तो जो शिक्षण का तात्पर्य है तो वो है कि अध्यापक द्वारा नाटक का वाचन होना चाहिए। या सेकंड है कि कई विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न पात्रों के संवाद बोलना, या फिर एक छात्र द्वारा नाटक का वाचन करना, या अगला वाला देखिएगा ऑप्शन कि अध्यापक द्वारा नाटक का अभिनय करना। तो आइए देखिएगा कि वाचिक अभिनय द्वारा जो शिक्षण का तात्पर्य है तो ये है कि अध्यापक द्वारा नाटक का वाचन करना। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब आइए देखिएगा सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए कि अक्षर कार्डों के द्वारा शब्द बनाना तथा शब्द के हिज्जे यानी अक्षर पूर्ति करना आदि को क्या कहते हैं? अब अक्षर कार्डों के द्वारा जो है तो शब्द को बनाना तथा शब्द के हिज्जे यानी अक्षर की पूर्ति करना, तो इसे क्या कहा जाता है? तो पहला वाला ऑप्शन देखिएगा कि अक्षर चक्र विधि कहा जाता है, या सेकंड है कि फ्लैश कार्ड विधि कहा जाता है, या टेप रिकॉर्डर विधि से कहा जाता है, या फिर अगला वाला ऑप्शन देखिएगा कि उच्चारण विधि कहा जाता है। तो देखिएगा कि अक्षर कार्डों के द्वारा शब्द बनाना तथा शब्द के जो है शब्दों की अक्षर पूर्ति करना, तो इसे कहा जाता है फ्लैश कार्ड विधि। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब चलिए देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा कि निगमन प्रणाली का तात्पर्य है। तो निगमन प्रणाली का देखिएगा क्या तात्पर्य होना चाहिए? तो पहला वाला ऑप्शन है कि पहले उदाहरण देना फिर उसका निष्कर्ष जानना, यानी निगमन प्रणाली का तो निगमन प्रणाली के अंतर्गत जो है तो पहले उदाहरण दिया जाता है, उसके बाद जो है तो उसका निष्कर्ष निकाला जाता है, या फिर अनेक उदाहरण प्रस्तुत करना, या अगला वाला ऑप्शन देखिएगा कि पहले कई नियमों को प्रस्तुत करना, या फिर पहले नियमों को बताना फिर उसकी व्याख्या करना। तो देखिएगा कि निगमन विधि में यानी निगमन प्रणाली का तात्पर्य यही है कि पहले जो है नियमों को बताना फिर उसकी व्याख्या करना। तो निगमन प्रणाली का तात्पर्य यही होगा कि पहले नियमों को बताना और फिर उसकी जो है तो व्याख्या करना। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि बालक की प्रकृति के अनुकूल विचार विनिमय का श्रेष्ठतम साधन है। तो आइए देखिए कि बालक की प्रकृति के अनुकूल तो विचार विनिमय का श्रेष्ठतम साधन क्या है? तो पहला वाला ऑप्शन है कि मातृभाषा, या फिर राजभाषा, सेकंड है या विदेशी भाषा, या अगला वाला देखिएगा कि संस्कृत भाषा। तो चलिए देखिए कि बालक की प्रकृति के अनुकूल तो विचार विनिमय का जो श्रेष्ठतम साधन है, यानी बालक जो है तो सबसे पहले किन भाषाओं में बोलना प्रारंभ करता है, सबसे उसका श्रेष्ठतम साधन कौन सी भाषा है? तो वह है उसकी मातृभाषा। यानी बालक की प्रकृति के अनुकूल तो विचार विनिमय का जो श्रेष्ठतम साधन है तो उसकी वो मातृभाषा है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब चलिए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 यही है कि बालक की प्रकृति के अनुकूल विचार विनिमय का श्रेष्ठतम साधन तो ये है मातृभाषा। आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रभाषा से तात्पर्य नहीं है। तो राष्ट्रभाषा से तात्पर्य नहीं किनके साथ नहीं है? देखिएगा कि देश में अधिकतर लोगों की भाषा, यानी राष्ट्रभाषा से तात्पर्य नहीं है कि ये देश में अधिकतर लोगों की भाषा है, या फिर सरकारी कार्यों की भाषा, या अगला वाला देखिएगा कि जन सामान्य की बोलचाल की भाषा, या फोर्थ है कि इनमें से कोई नहीं। तो आइए देखिएगा कि राष्ट्रभाषा से तात्पर्य क्या नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड कि सरकारी कार्यों की भाषा, यानी राष्ट्रभाषा से इसका तात्पर्य नहीं है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7 है कि विद्यार्थीगण अक्षर विन्यास तथा वर्तनी की अशुद्धियां ना करें। अब इसके लिए आवश्यक है, तो इसके लिए क्या आवश्यक है कि विद्यार्थीगण जो हैं तो वो अक्षर विन्यास तथा वर्तनी की अशुद्धियां ना करें। अब इसके लिए क्या आवश्यक होना चाहिए? तो पहला वाला ऑप्शन है कि काव्य का यानी रसास्वादन, या सेकंड है कि कहानी लिखना, या थर्ड वाला ऑप्शन देखिएगा कि श्रुत लेखन का अभ्यास, या फोर्थ है कि सामूहिक वाचन।
तो चलिए देखिए कि विद्यार्थीगण जो है तो अक्षर विन्यास तथा वर्तनी की अशुद्धियां ना करें, तो इसके लिए आवश्यक है श्रुत लेखन का अभ्यास। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब आइए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 है कि शिक्षण प्रतिपुष्टि यानी पुनः नियोजन तथा पुनः शिक्षण पुनः प्रतिपुष्टि नियोजन और शिक्षण उपर्युक्त शिक्षण चक्र जो है तो ये किस प्रकार के शिक्षण का है। देखिएगा कि शिक्षण प्रतिपुष्टि यानी पुनः नियोजन, उसके बाद पुनः शिक्षण पुनः प्रतिपुष्टि, उसके बाद देखिएगा कि नियोजन शिक्षण। तो अब ये देखिएगा कि उपर्युक्त शिक्षण जो है तो ये किस प्रकार के जो है तो शिक्षण के चक्र हैं। आइए देखिए, तो पहला वाला ऑप्शन है कि समूह शिक्षण के, यानी ये जो शिक्षण के चक्र हैं तो ये समूह शिक्षण के चक्र हैं, या फिर सेकंड है कि व्यावसायिक शिक्षण के, या अगला वाला ऑप्शन देखिएगा कि द्रुत शिक्षण के, या फिर सूक्ष्म शिक्षण के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि शिक्षण प्रतिपुष्टि यानी पुनः नियोजन पुनः शिक्षण तथा पुनः प्रतिपुष्टि नियोजन शिक्षण, तो ये जो चक्र हैं तो ये चक्र कहलाते हैं सूक्ष्म शिक्षण चक्र। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन है कि कक्षा में उच्चारण कराते समय अध्यापक पहले बोलता है और बच्चे उसके बाद बोलते हैं, तो इस विधि को कहते हैं। यानी कक्षा में उच्चारण कराते समय तो पहले टीचर बोलता है, यानी पहले अध्यापक बोलता है और उसके बाद जो है तो बच्चे बोलते हैं, तो इस विधि को क्या कहा जाता है। तो आइए देखिएगा कि इस विधि को क्या कहा जाता है कि कक्षा में जब उच्चारण कराते समय तो पहले अध्यापक बोलता है और फिर बच्चे जो है तो उसके बाद बोलते हैं। तो आइए देखिए, पहला वाला ऑप्शन है कि अनुकरण विधि, सेकंड है कि ध्वन्यात्मक विधि, उसके बाद थर्ड वाला ऑप्शन देखिएगा कि रसास्वादन विधि, या फिर फोर्थ है कि व्याख्यान विधि। तो चलिए देखिए कि कक्षा में उच्चारण कराते समय तो पहले अध्यापक बोलता है और फिर उसके बाद जो है तो बच्चे बोलते हैं, तो ऐसी विधि को कहा जाता है अनुकरण विधि। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 है कि साहचर्य विधि का आविष्कार किया था, तो साहचर्य विधि का आविष्कार किसने किया था। हर्बर्ट ने किया था, या फिर मॉन्टेसरी ने किया था, या अगला वाला ऑप्शन देखिएगा कि राइबर्न ने किया था, या फोर्थ नंबर ऑप्शन है कि हंटर ने किया था। तो देखिएगा कि साहचर्य विधि का आविष्कार जो किया था तो इसे किया था मॉन्टेसरी ने, यानी मारिया मॉन्टेसरी ने जो है तो साहचर्य विधि का आविष्कार किया था। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कि भाषा अर्जन, तो भाषा अर्जन क्या है, यानी भाषा जो अर्जन किया जाता है, अर्जित किया जाता है, जन्म से भाषा अर्जन होता है, तो भाषा अर्जन जो होता है तो ये क्या होता है। तो पहला है सहज एवं स्वाभाविक होता है, यानी भाषा अर्जन जो होता है तो ये सहज यानी आसान तथा ये स्वाभाविक होता है, यानी जन्म से ही होता है, या फिर अगला है कि प्रयासपूर्ण होता है, या शिक्षक की आवश्यक स्थिति की मांग करता है, या फिर भाषा की कक्षा में ही संभव है। तो देखिएगा कि भाषा अर्जन जो होता है तो वो सहज एवं स्वाभाविक होता है, यानी आसान होता है तथा ये स्वाभाविक होता है, यानी बच्चा जिस परिवेश में जन्म लेगा तो वहाँ की भाषा जो है तो वो अर्जित कर लेगा। भाषा अर्जन तथा भाषा अधिगम, अधिगम जो है तो अधिगम सीखा जाता है, यानी भाषा अधिगम जो है तो भाषा अधिगम सीखा जाता है, लेकिन भाषा अर्जन जो होता है तो ये परिवेश के अकॉर्डिंग होता है, यानी जिस माहौल में जिस संस्कृति में आप रहेंगे वहाँ की भाषा आप जो है तो अर्जित कर लेंगे। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कि सहज एवं स्वाभाविक होता है। भाषा अर्जन जो होता है तो ये सहज एवं स्वाभाविक होता है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है कि उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है। तो पहला है कि समस्याओं की पहचान पर, उसके बाद सेकंड है कि समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, थर्ड है कि बच्चों की सही समाज सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है कि बच्चों की भाषागत त्रुटियों की सूची बनाने पर। तो देखिएगा कि उपचारात्मक शिक्षण की सफलता जो मुख्यतः निर्भर करती है तो वो निर्भर करती है कि समस्याओं के सही कारणों, यानी समस्याओं के कारणों की तो सही पहचान पर। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब चलिए देखिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन है कि भाषा के संदर्भ में तो निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। निदानात्मक परीक्षण पूछा गया है, यानी निदान करना, सुधारना। तो भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है। तो पहला वाला ऑप्शन है कि बच्चों को विभिन्न श्रेणियों में विभक्त करना, यानी
भाषा के संदर्भ में तो निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य ये है कि बच्चों को जो है तो हम विभिन्न श्रेणियों में विभक्त करें यानी अलग करें, या फिर बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों के संभावित कारणों की पहचान करें, या अगला वाला ऑप्शन है कि बच्चों हेतु भाषा प्रयोग के अवसर जुटाना, या ऑप्शन नंबर 4 है कि बच्चों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना। तो आइए देखिएगा कि भाषा के संदर्भ में तो निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य यही है। निदानात्मक मतलब कि सुधारना, निदान करना। तो भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य यही है कि बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों के संभावित कारणों की पहचान करना। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है कि भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाएं जो, तो भाषा की जो है भाषा की पाठ्य पुस्तक में किस तरह के पाठों को रखा जाए कि जो, तो पहला है कि सरल तथा भाषा में प्रयुक्त हों, यानी भाषा की पाठ्य पुस्तक में तो ऐसे पाठ रखे जाएं कि जो सरल तथा भाषा में प्रयुक्त हों, या अगला वाला ऑप्शन है कि बच्चों के परिवेश से जुड़े हों, या ऑप्शन नंबर 3 है कि केवल व्याकरणिक नियमों का ही अभ्यास कराते हों, या अत्यंत छोटे हों। तो चलिए देखिए कि भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाएं कि जो कि बच्चों के परिवेश से जुड़े हों। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य है। आप द्वितीय भाषा के रूप में, आपको पहली भाषा तो जो है तो वो कोई भाषा आ रही है, आपको द्वितीय भाषा सीखना है, तो द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पहला वाला ऑप्शन है कि हिंदी के व्याकरण पर आधारित, यानी हिंदी के व्याकरण पर अधिकार प्राप्त करना, या फिर दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना, या अगला वाला ऑप्शन है कि मानक हिंदी लिखने में निपुणता प्राप्त करना, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है कि हिंदी और अपनी मातृभाषा के अंतर को कंठस्थ करना। तो चलिए देखिए कि द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य यही है कि दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा कि भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है। तो देखिए पहला वाला ऑप्शन है कि बच्चों को उत्तीर्ण तथा अनुत्तीर्ण श्रेणी में रखना, यानी भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम बच्चों को जो है तो उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण की श्रेणी में रखें, या फिर बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना समझना, या अगला वाला ऑप्शन देखिएगा कि केवल बच्चों की कमियां जानना, या फिर केवल यह जानना कि बच्चों ने कितना सीखा। तो देखिएगा जहाँ पे केवल होगा, केवल, तो ये सारे ऑप्शन जो है तो निगेटिव हो जाएंगे। उसके बाद देखिएगा कि बच्चों को अनुत्तीर्ण तथा अनुत्तीर्ण श्रेणी में रखना, तो ये नहीं करना है आपको। तो देखिए पॉजिटिव आंसर जो है तो इसका यही हो जाएगा कि बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना तथा समझना। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर है। तो भाषा अर्जन और तथा भाषा अधिगम में तो महत्वपूर्ण क्या अंतर है। तो पहला है कि भाषा सीखने सिखाने की पद्धति है, यानी भाषा अर्जन और भाषा अधिगम जो है तो इसमें अंतर यही है कि ये भाषा सीखने सिखाने की पद्धति है, या भाषिक परिवेश की उपलब्धता है, या भाषा का कठिनाई स्तर है, या अगला है कि भाषा की पाठ्य पुस्तक है। तो देखिए कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में तो महत्वपूर्ण अंतर यही है कि ये जो है कि भाषिक परिवेश की उपलब्धता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो पहला वाला ऑप्शन है कि भाषा की पाठ्य पुस्तक, यानी भाषा सीखने के लिए तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक ये है भाषा की पाठ्य पुस्तक है, या समृद्ध भाषिक वातावरण है, या फिर भाषा के व्याकरणिक नियम है, या अगला वाला ऑप्शन देखिएगा कि पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर है। तो देखिए कि भाषा सीखने के लिए तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा कारक जो है तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो भाषा सीखने के लिए सबसे जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक, सबसे अच्छा कारक जो है तो समृद्ध भाषिक वातावरण, यानी इन्वायरमेंट होना चाहिए। भाषा सीखने के लिए तो सबसे अच्छा कारक जो होगा तो वहाँ का इन्वायरमेंट होगा, वहाँ का भाषिक वातावरण होगा, तो ये सबसे अच्छा कारक हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे।
तो पहला वाला ऑप्शन है कि निबंध लिखने की योग्यता को, यानी हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय तो हम सबसे पहले निबंध लिखने की योग्यता को महत्व देंगे, या व्याकरणिक नियम का, या अगला है कि सीखने की क्षमता का आकलन का, या ऑप्शन नंबर 4 है कि काव्य सौंदर्य का। तो देखिएगा कि हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय तो सबसे अधिक महत्व इसमें पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा महत्व आप किसे देंगे। तो सबसे ज़्यादा महत्व आप देंगे इसे कि सीखने की क्षमता का आकलन का। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिएगा इस वीडियो का सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर PRT लेवल पर इसमें पूछा गया है कि भाषा की पाठ्य पुस्तकों में तो किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। तो पहला वाला ऑप्शन है कि जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हो, यानी प्राथमिक स्तर पर तो भाषा की पाठ्य पुस्तकों में तो सबसे पहला स्थान, यानी सबसे जो है तो किस तरह की रचनाओं को पूछा गया है कि स्थान देना चाहिए पाठ्य पुस्तकों में। तो देखिए कि पहला है कि जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हो, यानी इस तरह की रचनाओं को जो है तो स्थान देना चाहिए भाषा की पाठ्य पुस्तकों में। या अगला है कि केवल कहानियाँ अथवा कविताएं या विदेशी साहित्य की रचनाएं, या अगला है कि ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिनमें भाषा की अलग छटाएं हों। तो देखिएगा कि प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में तो सबसे जो है सही तरह की रचना जो होगी, यानी ऐसी रचनाओं को स्थान दिया जाएगा कि जो ऐसी रचनाएं हों जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिनमें भाषा की अलग छटाएं हों। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4।